आप सभी को नमस्कार। व्याख्यानमाला की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक प्रख्यात कवि साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त की, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1943 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ। उनके पिता सेठ रामचरण भी कुछ एक काव्यों की रचनाएं वो कर चुके थे और उनका सीधा सीधा प्रभाव मैथिली शरण गुप्त के ऊपर पड़ा। मैथिली शरण के एक अनुज भी थे सियाराम शरण गुप्त, जिनकी भी अनेक रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में हैं। मैथिली शरण गुप्त शुरू में रचनाएं नहीं किया करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका में उन्होंने सबसे पहले एक लेख लिखा और उस लेख के माध्यम से ही उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से नवाजा। अनेक भाषाओं में उन्होंने अनुदित कार्य भी किया। बंगाली, मराठी और संस्कृत आदि भाषाओं का सम्यक ज्ञान भी उन्हें प्राप्त था। इसके अलावा साकेत जो मुक्तक काव्य है, उस साकेत मुक्तक काव्य के ऊपर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक का सम्मान से नवाजा गया और 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को दी। मैथिली शरण गुप्त के ऊपर गांधीवादी प्रभाव पूरी तरह से था। वो गांधी जी के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते और उन्हीं को अपना आदर्श उन्होंने हमेशा माना। उनका व्यक्तित्व बहुत सरल और निष्कपट निश्चल था। सहिष्णुता, उदारता और भावुकता, ये गुण कहीं न कहीं उनके हृदय के अंदर हमेशा मौजूद रहे, जो उनके साहित्य में, उनके काव्य में झलकते हैं। गुप्त जी ने अनेक मौलिक रचनाएं रची और संस्कृत तथा बंगला भाषा में भी उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया। इसके अलावा जो उनका जो काव्य का क्षेत्र था, जो साहित्य का क्षेत्र था, उसमें राष्ट्रीय, महाभारतकालीन पात्रों का चयन भी उन्होंने किया। रामचरितमानस संबंधी भी उन्होंने कार्य किया। सिख और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित भी काव्य उन्होंने लिखे। इसके अलावा बौद्धकालीन यशोधरा जैसे काव्य की उन्होंने रचना की और पौराणिक, जिसमें जयदत्त वध है, पक्षाहार है, वन वैभव है, इस प्रकार की अनेक रचनाएं उन्होंने इस क्षेत्र में भी, पौराणिक क्षेत्र में भी उन्होंने रची। इसके अलावा काव्य के क्षेत्र हो, चाहे नाटक के क्षेत्र हो, चाहे और किसी विधा के क्षेत्र हो, निबंध का क्षेत्र हो, उन्होंने अपना कार्य बखूबी से निभाया। इसके अलावा बहुत सारे विषय ऐसे भी रहे जिन विषयों पर वो खुल कर के बोले अपने साहित्य के माध्यम से। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत से पात्र ऐसे थे जिन पात्रों के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। उन अनछुए पात्रों की अपनी जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उस भूमिका को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन भावुक हृदय, सहृदय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उन चीज़ों को जाना और उन भावनाओं को जागृत करते हुए उन पात्रों को संजीदा किया जिन पात्रों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जिन पात्रों में प्रमुखतः दो हैं, यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, गौतम बुद्ध अपना घर बार छोड़ करके रात के 12 बजे निकल जाते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी यशोधरा की क्या स्थिति रही होगी।
किसी ने यशोधरा के बारे में विचार नहीं किया, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उस चीज़ को, उस पहलू को पकड़ा और अपने काव्य में स्थान दिया। दूसरा, उनके काव्य की जो रचनाएं थी उनमें एक पात्र और था, उर्मिला। विद्यार्थियों, रामायण सबने देखी, रामचरितमानस भी अधिकांश लोगों ने पढ़ा, राम के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या कभी ने विचार किया किसी ने कि जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, उनके साथ तो उनकी धर्मपत्नी सीता जा रही थी, लेकिन साथ में लक्ष्मण भी वन के लिए प्रस्थान कर गए। जब लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के ऊपर क्या बीती होगी, क्या स्थिति, क्या मनोभाव रहे होंगे उनके। इन सारी चीज़ों के ऊपर, उनके मनोभावों के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनके हृदय के अंदर उठने वाले अंतर्द्वंद्वों के ऊपर किसी ने आज तक गौर नहीं किया, विचार नहीं किया। लेकिन हमारे आदरणीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को लेकर के एक मुक्तक काव्य की रचना की, साकेत। हालांकि ये बात भी सही है कि मैथिली शरण गुप्त राम भक्त थे और उनका जो मुख्य उद्देश्य इस रचना को रचने के पीछे था वो राम के व्यक्तित्व को झलकाने का था, राम के आदर्श को स्थापित करने का था। लेकिन आगे जैसे ही वह काव्य बढ़ा, उनके दिलो दिमाग में एक प्रसंग आ गया जो साकेत के 9वें सर्ग के अंदर है, और वो प्रसंग था उर्मिला की विरह वेदना। किस तरह उन्होंने उस चरित्र को जिया और अपने काव्य में जगह देते हुए एक संजीदा पात्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम चर्चा करेंगे आज उनके उस मुक्तक काव्य साकेत की। साकेत के 12 सर्ग है और 12 सर्ग को 3 भागों में अगर हमें विभाजित करते हैं तो पहला उसका प्रारंभ लेते हैं। प्रारंभ जो सर्ग है वह 1 से 8 तक के जो सर्ग हैं वो प्रारंभ काल के अंदर माने जाएंगे उस मुक्तक काव्य के। उसके अंदर उन्होंने जो शुरुआत की वो शुरुआत राम के वन गमन से पूर्व की थी और उस समय की थी कि इधर लक्ष्मण और उर्मिला दोनों मिलते हैं, हास परिहास करते हैं, दोनों के अंदर अत्यंत एक दूसरे के प्रति लगाव हुआ प्रेम है और उस प्रेम के साथ वो आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और तीसरी तरफ केकई और मंथरा के बीच में मंत्रणा चल रही है। एक तरफ हास परिहास विनोद का वातावरण है, दूसरी तरफ एक उत्सव का वातावरण है कि राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है, और तीसरी तरफ इन सारे परिवेश को बदलने वाला, दुख में व्यतीत करने वाला केकई और मंथरा के बीच का संवाद है। उनके बीच का संवाद उन दोनों खुशियों को तिरोहित कर देता है, खत्म कर देता है, और राम, लक्ष्मण और सीता केकई के द्वारा लिए गए वचन, महाराज दशरथ के द्वारा दिए गए वचन का प्रयोग करते हुए वो ये मांग करती है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वनवास दे दिया जाता है, सीता उनके साथ जाने के लिए रवाना होती है, लक्ष्मण लेकिन भ्रात प्रेम के कारण लक्ष्मण भी जाने के लिए राजी हो जाता है, साथ में चल देता है। इस प्रारंभ में जो 1 से 8 के बीच में सर्ग है, कथानक में गतिरोध बना रहता है, गतिशीलता नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारे
चीज़ों को मैथिली शरण गुप्त ने इस तरह बिल्कुल गंभीर रूप से लिया है कि कथा, ऐसा लगता है कि कहानी जो कथा है, जो काव्य है, वो बढ़ता बढ़ता कहीं कहीं रुक जाता है, एक उदासीनता छा जाती है। उसमें उन्होंने अयोध्या का सौंदर्य का वर्णन किया, अयोध्या के निवासियों के नागरिक जीवन की संपन्नता का वर्णन किया। एक बार उर्मिला अपने देवर भरत से पूछती है कि अब की बार क्या हमारे साम्राज्य में, अयोध्या नगरी में सारे किसान प्रसन्न हैं, खुश हैं, धन धान्य अच्छी तरह पैदा हुआ है? भरत कहते हैं कि धन धान्य भी खूब पैदा हुआ है, किसान प्रसन्नचित्त भी हैं, लेकिन जो अनाज पैदा हुआ है उस अनाज के अंदर वो स्वादिष्टता नहीं है जो अब तक हुआ करती थी, वो मिठास नहीं है। मतलब कहना ये चाहता है कवि यहाँ कि भगवान राम के यहाँ से चले जाने के कारण जो उदासीनता राजभवन अयोध्या के ऊपर आई है, जो उदासीनता अयोध्या के नगर में निवास करने वाले जो नागरिकों के ऊपर आई है, अयोध्या वासियों के ऊपर आई है, उस उदासीनता के कारण सब कुछ अच्छा होने के बावजूद वह प्यार प्रेम नहीं है, वो मिठास नहीं है, वो रौनक नहीं है, वो खुशी चेहरे के ऊपर नहीं झलक रही है। तो ये सारी की सारी बातें मैथिली शरण गुप्त अपने साकेत मुक्तक काव्य के प्रारंभ में शुरू करता है, जिसमें 1 से और 8 सर्ग के बीच में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी इसका मध्य होता है 9 और 10 सर्ग। 2 सर्गों के अंदर इसकी मध्यता दिखाई जाती है, और इन दोनों सर्गों की एक खासियत है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया है, उसके क्लेश, उसके दुखों को अभिव्यंजित किया है। और वो इसलिए इस तरह किया है कि शुरुआत में जिस तरह अपने 1 से 8 सर्ग के बीच में खुशहाली का वातावरण वो लाता है, खुशहाली के वातावरण के साथ साथ जो वेदना का वातावरण भी बनता है। वेदना का वातावरण इसलिए कि राम को वनवास मिल जाता है। तो वो जो एक साथ रहने की जो खुशियाँ थी, जो प्रेम था, जो आनंद था, वो खुशियाँ, प्रेम और आनंद कहीं कहीं स्मृति में हृदय के अंदर जमा है। लक्ष्मण उर्मिला को छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण की यादें बराबर उर्मिला के जहन में बनी हुई रहती हैं। वो जो गत स्मृतियाँ हैं और घटनाएं हैं, वो गत स्मृतियाँ और घटनाएं उर्मिला की विरह वेदना को जागृत करती हैं, जगाती हैं, दुख पैदा करती हैं। छात्रों, हम इस परिवेश से हटकर के अगर एक साधारण रूप से बात करें, अगर 2 व्यक्तियों के बीच में अटूट प्रेम हो, अब वो अटूट प्रेम होने के बावजूद किसी कारणवश वो लोग बिछुड़ जाते हैं। कहते हैं कि प्रेम का अंदाजा बिछुड़ने पर ही लगता है। जब 2 व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, उन्हें एक दूसरे की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या एक दूसरे को, उनके मन के अंदर क्या है, उन सारी चीज़ों को वो खोल करके नहीं रख पाते। लेकिन जैसे ही उनका बिछुआ होता है, बिछुड़ते हैं, उन्हें एहसास होता है एक दूसरे का। प्रेम क्या है, उस प्रेम का अंदाज़ा बिछुड़ने पर ही लगता है। और तब उस व्यक्ति की, बिछुड़ने वाले व्यक्ति की हर चीज़ याद आती है, हर बात याद आती है, उसकी हर हरकत याद आती है, उसकी अच्छी और बुरी बातें याद आती है। उसके द्वारा किसी समय और परिस्थिति में कोई बात अगर कही है, उसने अगर कोई मजाक भी किया है, उसने अगर कोई कड़ी बात भी कही है,
उसने अगर प्रेम से दो बोल भी बोले तो वो जो क्षणिक बातें हैं, वो क्षणिक बातों का अंदाज़ा उस समय निश्चित रूप से होगा जब वो उसके पास नहीं होगा। कभी मिलन के क्षणों में अगर एक दूसरे के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद भी रहा होगा तो बिछुड़ने के बाद उसके हृदय के अंदर वो बातें याद आएंगी और वो मन ही मन ये पछतावा करेगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होता है जब व्यक्ति व्यक्ति से अलग होता है, इंसान इंसान से अलग होता है, जो एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते हैं। यहाँ स्थिति उर्मिला की वही है। दाम्पत्य जीवन में बंधने के बाद ये पहला मौका है कि वो अपने प्रियतम जिससे वो अपना अटूट प्रेम रखती है, संबंध रखती है, वो उससे बिछुड़ती है। जिस चीज़ का उसे अंदाज़ा नहीं था वो चीज़ें उसके सामने आ जाती है और उसके बिछुड़ने पर उसकी स्मृतियाँ निश्चित रूप से वो दुखदायी होती हैं, वो विरह पैदा करती हैं, दुख पैदा करती है हृदय के अंदर, और जो कभी आंसुओं के रूप में निकलती हैं, कभी टीस के रूप में निकलती हैं, कभी आंखों में आंसू निकलने के कारण नींद नहीं आती। वो दुख, वो वेदना, वो कष्ट वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय के अंदर संवेदनाएं जागती हैं, जो उस परिस्थिति को रूबरू या तो खुद भोग चुका होता है या उसको महसूस कर सकता है। वो विकट परिस्थिति जिसे अपनों का इतना ज्ञान नहीं, वो विकट परिस्थिति, वो समय उन्हें वो ज्ञान करवा देता है और उन्हें ये एहसास करवा देता है कि उसकी कीमत क्या थी मेरे सामने, मेरे लिए वो व्यक्ति क्या था, मेरे लिए वो पात्र क्या था, मेरे लिए उसकी क्या आवश्यकता थी। ये सारी की सारी बातें जहन में आती है, जैसा कि यहाँ उर्मिला आती है, ये मन में आती है। दूसरी बात उर्मिला के हृदय के अंदर वो जो सोचती है, स्मृतियों में आती है कि जब चित्रकूट में भरत अयोध्या वासियों के साथ में ये निर्णय करके निकलता है कि राम को वापस लौटा लिया जाए, उर्मिला भी साथ में जाती है, लेकिन सामाजिक लोक लाज, शर्म, धर्म और कर्तव्य परायण, ये सारी चीजें रोकती हैं उर्मिला को। सामने प्रियतम खड़ा है, लेकिन उन लोगों के सामने, पूरे अयोध्या वासियों के सामने अपनी बात को कैसे कहे लक्ष्मण से। विद्यार्थियों, इस बात को आप महसूस कर सकते हैं कि उस समय लोक लाज का पर्दा कितना बड़ा होगा कि एक महिला अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है, तरसती है, बहुत सारी बातें वो कहना चाहती है, कह नहीं पाती, मन के भावों को मन के अंदर ही जमा रखती है। वो क्लेश आप महसूस करते हो उसके हृदय के अंदर क्या चल रहा होगा। उसको ये पता है कि आज के बाद में 14 वर्ष तक मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पाऊंगी। ये सुनहरा अवसर विधि ने उसे दिया है, लेकिन विधि के द्वारा दिया गया वो अवसर वो गंवा देती है, क्योंकि गंवाना उसकी मजबूरी है। वो अपनी भावनाओं को जागृत नहीं कर सकती। कर्तव्य परायणता की निशानी भी यहाँ पर इसलिए झलकती है कि वो अपने अपने दर्द को बता करके लक्ष्मण को कमजोर नहीं करना चाहती। वो ये भी चाहते हैं कि उसका मान सम्मान से सिर हमेशा ऊंचा रहे, और उसे ये पता है कि अगर मेरे दर्द का एहसास मैंने अपने प्रियतम को करवा दिया और प्रियतम अगर उल्टे पैर चले आए तो मेरा मान मर्दन हो जाएगा।
समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, लोगों की सोच मेरे प्रति बदल जाएगी, जो वो कभी नहीं चाहती थी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने अपनी वेदना को, अपने दुख को, अपने क्लेश को अपने हृदय के अंदर सजोए रखती है। उर्मिला सोचती है, क्योंकि एक तरफ राम के साथ में सीता वनवास में जाती है, दूसरी तरफ उर्मिला लक्ष्मण के साथ नहीं जाकर के अपने राजमहल में रहती है, अपनी वाटिका में रहती है। वह कहती है कि सीता ने तो वन में जाकर भी वाटिका जैसा आनंद प्राप्त कर लिया, और मैं वाटिका में रहकर भी वन जैसा महसूस कर रही हूं। आप उस वेदना को समझ सकते हैं। इस आदर्श को प्रस्तुत करके उर्मिला ने अपने आप को तो स्थापित कर लिया, अपने दुख और क्लेशों को पी लिया, अपनी वेदना को जगजाहिर नहीं किया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कैकेयी ने जो कलंक दिया था अयोध्या के राजमहल के ऊपर, कि अपने वचनों का प्रयोग करते हुए अपने पुत्र के लिए राज और भगवान राम के लिए वनवास का जो कलंक लगाया था, उस कलंक को धोने का काम भी यहाँ पर उर्मिला ने किया है। इसके अलावा उर्मिला को याद आता है अपनी चारों बहनें, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इन चारों बहनों का बचपन याद आता है स्मृति के रूप में, और उधर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का बचपन उन्हें याद आता है, स्मृति आती है उन चीज़ों की। फिर उन्हें याद आता है सीता स्वयंवर की प्रत्येक बातें, वो खुशियाँ, वो आनंद उन्हें उस वियोग के क्षणों में याद आते हैं। इसके अलावा उनका जो स्मरण है वो संचारी भाव के रूप में उनके बालकांड की जो कथा है, बचपन की जो कहानियां हैं, वो संचारी भावों के रूप में प्रतिक्षण आते हैं और चले जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, स्मृतियां उनकी वेदना को बढ़ाती हैं, अपने प्रिय के बिछुड़ने के गम का और ज़्यादा एहसास करवाती है। और साथ में मैंने पहले ही बताया कि बिछुड़ने पर ही यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैं उसे कितना प्यार करता था। और यहाँ उर्मिला को यह एहसास होता है कि प्रियतम आज मुझसे दूर है तो मेरे लिए क्या है। तो ये सारी की सारी बातें 9 और 10 वाले सर्ग में आदरणीय मैथिलीशरण गुप्त जी ने उर्मिला के विरह के माध्यम से हमारे सामने इस मुक्तक काव्य में प्रस्तुत किया है। अब इस साकेत का अंत वो किस तरह करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथिलीशरण गुप्त राम भक्त हैं, और वो हकीकत में राम के आदर्श को ही प्रतिपादित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, और वो उन्होंने किया। निश्चित रूप से 1 से 8 सर्ग के अंदर और 11 से 12 सर्ग के अंदर ये उन्होंने स्थापित किया। बीच में जो इसकी जो मेन बॉडी कह सकते हैं, इसका जो मेन भाग, मुख्य भाग कह सकते हैं, उर्मिला का विरह वेदना, जो इस पूरे काव्य में एक 4 चांद का काम करता है। जिस चीज़ को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं उठाया, वो उन्होंने उठा करके सबके सामने रख दिया। तो अंत वो इसका जब करते हैं तो वो दिखाते हैं कि अयोध्या के राज परिवार की विषमताएं, विषणताएं, उनके कष्ट क्या है, उनकी एक झांकी प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद साकेत वासियों, अयोध्या वासियों की रण संज्ञा, क्योंकि जब उन्हें ये पता चलता है कि सीता को रावण हर करके ले जाता है, अयोध्यावासी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रण के लिए सज्जा करते हैं, रण में जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। लेकिन तब वो जब उन्हें विशिष्ट
गुरु वशिष्ठ के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, राम स्वयं ही सक्षम है, वे विजय प्राप्त करके लौट करके आएंगे। वो रुक जाते हैं। फिर वो सुनते हैं मेघनाथ वध के बारे में, और अंत जब इसका होता है, इसे साकेत काव्य का जब अंत करते हैं, तो अंत में राम का अयोध्या के अंदर प्रवेश करना और लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन, यहाँ साकेत का अंत करते हैं मैथिली शंकुत। दोस्तों, मैंने ये कथा, ये जो साकेत के बारे में इसलिए आपको बताया क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम के अंदर साकेत का कुछ पार्ट जोड़ा है, आपको उसकी पहले की पूर्व पीठिका के बारे में जानकारी होनी आती है, आवश्यक है। उसकी कहानी क्या है, उसकी कथा क्या है, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में उसकी जानकारी होना आती आवश्यक है, तभी आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने खोल करके रखी। नमस्कार, बाय।